तो आज हम पढ़ेंगे पोस्चर डिना गार्डनर का, और ये है पेज नंबर 245 पर, आई थिंक 18 चैप्टर है। तो इसमें हम जो है बात करेंगे कि हमारा जो है वो पोस्चर हमारी एक्सरसाइज थेरेपी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के जो एग्जाम्स में आ सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पोस्चर है कि इट्स एटीट्यूड अज्यूम्ड बाय द बॉडी। पोस्चर वो एटीट्यूड है जो आपकी बॉडी ने अज्यूम किया है। अब ये डेफिनेशन यहाँ तक जो है वो अज्यूम्ड बाय द बॉडी, ये हर एक पर फिक्स हो सकती है। इसको आप किसी मज़दूर से लेके एक बहुत बड़े इंजीनियर पे भी फिक्स कर सकते हैं। यानी एक पोस्चर जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। आपका जो पोस्चर है वो आपने अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी से अज्यूम किया होता है। एक पोस्चर स्टूडेंट का है, एक पोस्चर जो है वो लॉयर का है, एक बॉडी बिल्डर का पोस्चर है, एक किसी मज़दूर का पोस्चर है, एक पोस्चर किसी आर्मी मैन का है, पुलिस वाले का है, नेवी ऑफिसर का है। तो हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो हम मैक्सिमम क्वांटिटी में या क्वालिटी में करते हैं, अच्छे ज़्यादा कर रहे होते हैं, या ज़्यादा टाइम हम जिस पोस्चर में गुजारते हैं, यानी एक ट्रैफिक पुलिस वाले का पोस्चर वो खड़ा रहना है और अपने एक हाथ को मूव करते रहना है, और आर्मी मैन जो है उनका पोस्चर, उनकी जो मूवमेंट है वो कुछ और है। हम स्टूडेंट से हमारा काम हम झुककर जो है पढ़ रहे होते हैं। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है जिस पोस्चर में गुजरता है, हमारी बॉडी उसी मूवमेंट को जो है वो अपने अंदर जो है वो अज्यूम कर लेती है, और हम उसी तरह नज़र आते हैं। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो आपको झुके हुए चलते हुए नज़र आएंगे। बॉडी बिल्डर्स ने एक पोस्चर अटेन किया होता है अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके। एक पोस्चर जो है वो हमने हासिल किया है, जो हम ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो ले रहे होते हैं। तो हमारा जो पोस्चर है वो हमारी बॉडी अज्यूम करती है हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बाद, उसको हम कहते हैं। अब इस पोस्चर की भी इसमें दो टाइप्स हैं। अब एक पोस्चर तो ऐसा है कि जिसमें आपको सिर्फ सारे मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन इतना नहीं है, ठीक है। उनको ये नहीं है मसला कि हमें स्टेबल रहना है या हमें गिरना नहीं है क्या, बस इट्स अ पोस्चर लाइक आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपको गिरने से बचाना नहीं है खुद को, आपने बस रिलैक्स करना है, लेकिन आपके सारे मसल काम कर रहे हैं। या तो आपने टांग पे टांग रखी हुई है, या अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह। और एक पोस्चर है जो एक्टिव पोस्चर है, जिसमें आपके सारे मसल्स जो हैं, आपकी बॉडी जो है वो अलर्ट पोजीशन में होती है। तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि पोस्चर जो है एक एटीट्यूड है जो आपकी बॉडी ने अज्यूम किया होता है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की वजह से। और ये पोस्चर दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है एक्टिव और एक दूसरा होता है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव में भी आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अलर्ट नहीं होते। ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ये आपकी BCQs में आ जाता है। और मोस्टली वाइवा में भी ये पूछते हैं कि एक डिफरेंस क्या है। अगर आप बोल देंगे कि इनएक्टिव पोस्चर में मसल्स आपके एक्टिव ही नहीं होते, तो ये आप जो है वो बिल्कुल टोटली गलत कर देंगे, क्योंकि आपके अगर आप इनएक्टिव पोजीशन में भी हैं, आप बैठे हुए भी हैं, आप लेटे हुए भी हैं, आप एक करवट में भी हैं, तो आपका हाथ कहीं ना कहीं होगा, सीधा होगा, उल्टा, जैसे भी, लेकिन मसल्स अपना काम कर रहे होंगे, दे आर नॉट डेड ना, ठीक है। अब इसमें एक्टिव और इनएक्टिव की बात करते हैं। इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है? ये वो पोस्चर है जो हम अपने लेटने या बैठने की आदत से जो है वो हासिल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। लेटने या बैठने की आदत से मुराद ये है कि बाज़ लोग करवट लेके लेटते हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड। बाज़ लोगों को टांग पे टांग रख कर लेटने की आदत होती है। बाज़ पिलो ऊंचा लगाते हैं, बाज़ लोग पिलो नीचे लगाते हैं, छोटे या नरम पिलोज़, ठीक है। और सिटिंग से मुराद ये है कि जैसे मेरी आदत है, मैं बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके टांग पे टांग रख के बैठती हूँ बिल्कुल। और बाज़ जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ होती हैं, तो वो बिल्कुल कमर झुका के और अपना हाथ जो थोड़ी है, अपनी जो चिन है वो अपने हाथ पे रख के और फिर वो बैठती हैं। तो वो उनका पोस्चर है, ये मेरा पोस्चर है। तो ये जो इनएक्टिव पोस्चर है ना, जिसमें आप ऑन द स्पॉट एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं होते, यानी लेटे हैं तो आपको पहले उठकर रेडी होना पड़ेगा, फिर आप काम करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस तरह बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो हमें पहले रेडी होना पड़ेगा, फिर हम काम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनएक्टिव पोस्चर है। इनएक्टिव पोस्चर हम अपने उठने बैठने की जो हमारी आदत हैं बचपन से, जो हमने ली हुई हैं फैमिली से, या हम अपने सुकून के हिसाब से जो लेते हैं, इनएक्टिव पोस्चर वहाँ से डिसाइड होता है। इसमें आपकी मसल एक्टिविटी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। और इसमें जो है वो मसल्स को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आप बिल्कुल फ्री होते हैं, एनवायरनमेंट की जो है वो टेंशन इस तरह से कुछ नहीं होता। इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है? इसके भी मज़ीद दो टाइप्स होते हैं। इनएक्टिव पोस्चर में आपके जो मसल्स होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, और इसमें आपकी बॉडी जो है वो अलर्ट होती है। अब इनएक्टिव पोस्चर के मज़ीद दो टाइप हैं, स्टैटिक पोस्चर और डायनामिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर के अंदर क्या होता है कि आप रुके हुए हैं, या तो आप बिल्कुल खड़े हुए हैं सीधे, या फिर आपने जैसे जिम के अंदर हम देखते हैं कि हमने वेट उठाया हुआ है और हम चल नहीं रहे,
लेकिन हमने वेट उठाया हुआ है और वेट को हमने होल्ड किया हुआ है। तो ये है स्टैटिक पोस्चर जहाँ पे आप रुके होते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक, जिसमें आपकी कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल रनिंग एक बच्चे की रनिंग अलग होगी, एक जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रनिंग अलग होगी, एक एथलीट की रनिंग अलग होगी, और एक आम इंसान की रनिंग और उसका जो पोस्चर है वो अलग होगा। तो आप उसकी रनिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी शख्स की कि ये जो है वो प्रोफेशनल है या कोई आम इंसान दौड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी पोस्चर मैटर करता है। तो डायनेमिक पोस्चर वो पोस्चर है जो हम किसी भी मोमेंट के दौरान जो है वो अज्यूम करते हैं या उसको लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। अब पोस्चरल मैकेनिज़्म क्या होता है, पोस्चरल मैकेनिज़्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिक अगर आपने पहले की अगर वीडियोस देखी हो जो हमने डीना से पढ़ा है, तो उसमें हमने न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। वहाँ पे भी वही बात है जो बार बार रिपीट होकर हम बात कर लेते हैं कि आपके मसल्स के अंदर वो मसल्स जिन पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, वो मसल्स यानी जो आपको गिरने से बचा रहे हैं, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी अगर आप इरेक्ट पोजीशन में है, आप स्टेटिक पोजीशन में हैं, आप खड़े हुए हैं, तो आपके जो थाई के मसल्स हैं, लेग्स के मसल्स हैं, उन पर जो मसल वर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेंशन की, वो ज़्यादा होगी। और वो मसल्स जो आपकी गर्दन के मसल्स हैं या हाथ के मसल्स हैं उन पर कम होगी, क्योंकि आपके पाँव अगर सीधे नहीं होंगे, अगर उन्होंने बैलेंस बरकरार नहीं रखा, तो आप गिर जाएंगे। अब इन मसल्स को हम कहते हैं, ये मसल्स जिन पर ज़्यादा काम हो रहा होता है, जिन पर बेचारों पर ज़्यादा प्रेशर होता है आपकी बॉडी की इरेक्ट पोजीशन को या किसी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, उनको हम कहते हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमें अपनी तरफ धकेलती है और हम ग्रेविटी से बच के जो है वो सीधे खड़े हो रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी बच्चा चलते चलते गिरता क्यों है जब छोटा होता है, चलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपने पास बुला रही होती है, बच्चा चलते चलते गिर जाता है, अपना जो है अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें आदत हो जाती है, लाइक जो लोग साइकिल चलाना नहीं जानते, तो जब वो शुरू में चलाने की कोशिश करते हैं तो बेचारे गिरते रहते हैं बार बार। और जब उनको आदत हो जाती है और बॉडी जो है वो उसको एज्यूम कर लेती है, उन मोमेंट्स को जो है वो अपने ब्रेन के अंदर कैलकुलेट कर लेती है कि ये मोमेंट्स करने से हम गिरते हैं और ये करने से हम शायद ना गिरें। और ये कैलकुलेशन ब्रेन में बनने के बाद जब हम अच्छी तरीके से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं दफ़ा ट्राई करते हैं तो हमें चलानी आ जाती है। इन द सेम वे इस तरीके से हमें चलना भी आ जाता है। तो हमारी बॉडी बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट कितनी जान लगानी पड़ेगी कि हम सीधे खड़े हो जाएं, ये डिसाइड कर रही होती है। तो वो मसल जो इस चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी ग्रेविटी मसल। और ये वो मसल्स हैं जिनके पास जो है वो मेमोरी जमा हो जाती है कि अच्छा हमें इस मोमेंट के लिए इतना इतना जो है वो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये मसल्स बेसिकली आपके जॉइंट के पास होते हैं और ये एक्सटेंशन का काम कर रहे होते हैं। अब ये किस तरीके के मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी पेनेट मसल्स। आपने वो देखा होगा जो मोर का पंख होता है इस तरीके से, या वो जो चिड़िया का पंख होता है कबूतर का, जिसके अंदर वो इंक भर के और पहले लिखते थे, जिस तरीके से पेनेट बना हुआ था ना, उसको हम कहते हैं पेनेट है ये। तो इस तरीके के उसके 5-6 फेज जो वो शेप्स होते हैं, मल्टी पेनेट हम कहते हैं। मसल्स जो है वो फैला हुआ मसल होता है मल्टी पेनेट, यानी जब उसकी एक्टिविटी उसको करनी होती है तो वो फैल जाता है, और जब वो एक्टिविटी नहीं कर रहा होता तो वो सिकुड़ जाता है। हम ये देखते हैं कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और जो अपनी बॉडी को पोस्चर बना कर दिखा रहे होते हैं, जो जिम फ्रीक्स जो होते हैं, तो वो पहले हल्का सा अपने फीट्स को हिलाते हैं और फिर एकदम से जो है वो फैला कर जो है अपने सारे मसल्स शो करने लग जाते हैं, यानी वो अपने मसल्स को एक्टिव करते हैं। तो ये जो मल्टी पेनेट मसल्स होते हैं, आपकी जो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स होती हैं, जो आपकी एक्टिव पोस्चर होती है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इनको हम मल्टी पेनेट और फैन शेप भी कहते हैं। अगर आपके पास BCQ आ जाता है और या क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके वाइवा में, जो मुझसे हुआ था, कि आपके जो वो कौन से मसल्स हैं जो आपको जो आपके एक्टिव पोस्चर में जिन पर सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, तो फिर मैंने उनको बताया था मैम वो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक चीज़ और भी है, वो फैन शेप्ड होते हैं। तो मैंने कहा मैम वो मल्टी पेनेट मसल्स होते हैं। तो उन्होंने फिर एक याद की, जिस तरह हैमस्ट्रिंग हो गया और इस तरह से नाम पूछे थे और फिर छोड़ दिया था। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आपने ये याद रखना है, मैंने इसको अंडरलाइन भी इसलिए किया हुआ है, ठीक है। इनके अंदर जो है वो पावर भी ज़्यादा होती है और आपकी जो ग्रेविटी है उसको अपोज करने की और उसके अगेंस्ट काम करने की पावर भी ज़्यादा होती है। इनका जो कलर होता है वो रेड होता है, पूरे मतलब सारे मसल्स रेड कलर के होते हैं, लेकिन कुछ मसल्स फाइबरस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से आपके जो एब्स हैं, यानी आपके रेक्टस एब्डोमिनस के मसल्स जो हैं वो, उनमें जो है वो वाइट फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें जो है वो जो मल्टी पेनेट बाई पेनेट मसल्स होते हैं, इनके अंदर रेड फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और वाइट जो है वो कम होते हैं। और वाइट जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ से ये अराइज कर रहे होते हैं, वो पोर्शन सिर्फ वाइट होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है। और इन मसल्स को मेंटेन रखने के लिए आपको फ़ैट लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग जो अपने मसल्स बिल्ड कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि आप प्रोटीन लें, यानी आप एग वाइट्स लें
और जो का दलिया ETC इस तरीके की चीज़ें लें, बादाम इस तरीके की चीज़ें लें, क्योंकि इनको जो है वो इन मसल्स को मेंटेनेंस के लिए और स्ट्रॉन्ग होने के लिए फ़ैट की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है। तो यानी ये कम खुराक वाले लोगों के लिए भी लोगों में भी जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं। यानी वो जो जिस तरह मैंने बात की कि वो जो लेबर्स होते हैं, मज़दूर, उनके मसल्स इस मामले में हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। भले वो खाना कम लेते हैं, लेकिन क्योंकि इन मसल्स को न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा हैवी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये मसल्स वैसे भी नॉर्मली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेचर ने बनाए हैं ताकि हम जो है वो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स जो है प्रॉपर्ली कर सकें। नर्वस कंट्रोल की बात हो रही है तो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हम पहले पढ़ चुके थे कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई चीज़ सामने से आती हुई देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, हमें फ्लोर स्लिपरी लगता है या ऐसी कोई चीज़ें, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने रिफ्लेक्सेस जो है वो अपने अंदर सेव कर लेती है और आगे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो उसके लिए वो रेडी रहती है। ठीक है, तो इसमें ये आपके पोस्चरल रिफ्लेक्स काम कर रहे होते हैं। जब आप मसल्स में जब आप कोई पोस्चर जो है वो अटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके मसल्स, आपकी आइज़ काम कर। अब इसमें मसल्स का क्या काम है आपको पता है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेन ने पैगाम दे दिया है कि आग लग रही है और आपको भागना है, और अगर आपके मसल्स जो हैं वो डेड हुए, पैरालिसिस हुआ, तो आपकी बॉडी किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब ब्रेन ये पैगाम कैसे देगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी आइज़ की विजुअल सेंसेशन की, कि सामने से कोई चाकू लेकर आ रहा है, आग लग रही है या एक्सीडेंट होने वाला है, जो भी आंखों से पैगाम जाएगा बॉडी ब्रेन जाके मसल्स को बोलेगा कि भाई भागो, और रिफ्लेक्स जनरेट होगा। बाज़ लोग उस वक्त शॉक में आ जाते हैं और मूव नहीं कर पाते, ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्स है, लेकिन ये मतलब बहुत कम केसेस में होता है। तो लेकिन ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्स है। अगर ये रिफ्लेक्स 1 से 2 दफ़ा हो गया और उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हुए, यानी 1 से 2 दफ़ा तो आप शॉक में आ सकते हैं, क्योंकि बॉडी ने वो सब चीज़ें रीड नहीं की होती हैं। अब हर किसी के तो घर में रोज़ आग नहीं लगती, रोज़ चाकू लेके कोई नहीं आता। तो इस पोस्चरल रिफ्लेक्स को बॉडी के अंदर इस डेटा को सेव होने में जो है वो टाइम लगता है। तो जब 1 से 2 दफ़ा इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो समझने लगती है कि अच्छा अब दोबारा से ऐसा हुआ, मतलब मुझे भागना है, रुकना नहीं है। ठीक है, तो आपकी आँखों ने देखा, आपके मसल्स ने, जो आपके ब्रेन ने पैगाम पहुंचाया, और आपके मसल्स ने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वो मस्कुलर मूवमेंट्स की, मसल्स में टेंशन जनरेट हुई और आपने जो है वो मूवमेंट जो है वो कर दी, चाहे वो चाहे वो स्ट्रेचिंग मूवमेंट थी, कॉन्ट्रैक्शन थी, रुकना था, भागना था, जो भी। आपके कानों ने सुना, अच्छा आंखें नहीं भी देख रही हैं, आप जो है सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपके कानों से भी आप ये महसूस कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपने नेट में अच्छे से पढ़ ली हो, तो आपके जो कान बाहर की तरफ दिख रहे हैं, जो नरम नरम सा गोश्त, ये सुनने के लिए नहीं होता। तो फिर हमारे पास नेचर ने ये बनाया क्यों है? सुनते तो हम अंदर वाले कान से है ना, जिसमें हम हैंड फ्री लगाते हैं। तो ये जो ऊपर वाले कान हैं, ये क्या काम करते हैं? ये इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं हमारे पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके ये कान काट दिए जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कभी सीधे नहीं चल सकेंगे, आपकी बॉडी जो है वो आपका पॉस्चर मेंटेन नहीं रख सकेगी। तो आपके ये जो कान है, ये अपने इर्द गिर्द की मूवमेंट को, हल्की फुल्की आवाज़ों को, एनर्जीज़ को जो है वो अपने रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो क्या कहना चाहिए, महसूस करती है, सुनती है, और फिर आपके वो रिसेप्टर्स, वेस्टिबुलर नर्व जो आपके ब्रेन के अंदर है, आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जाके उस वेस्टिबुलर नर्व को जो है वो स्टिमुलेट करती है और बताती है कि भाई इस तरीके की कोई मूवमेंट इर्द गिर्द हो रही है, या तो चलो या भागो या रुको या पॉस्चर मेंटेन करो या गिरने वाले हो, जो भी चीज़। आप चाहें तो इसके बारे में मज़ीद बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से, और गूगल से भी पढ़ सकते हैं। तो आपका कान क्या काम करता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो भी तो सीधा चलते हैं ना, तो अपने कान की मदद से चलते हैं। तो आपकी आँखें, आपके कान, आपके टच, आपकी स्किन जो है वो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके किसी पॉस्चर में, आपकी मूवमेंट में। आपके जॉइंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर्स तो बेसिक चीज़ है ना, उन्होंने तो वेट बेयर करना है, उन्हें पोजीशन बनानी है। फॉर एग्जांपल रनिंग की जो है वो कंपटीशन है, तो आपके जॉइंट्स जो है सबसे पहले रेडी होते हैं। आपको नहीं पता, आप जो है वो इस चीज़ में आप ट्रेंड नहीं है अगर, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये बात समझाई जाएगी कि आपने अपने जॉइंट्स को ये बताना है कि अब ये मूवमेंट होने वाली है और हमें इतना वेट जो है उस पर बेयर करना है। वो कैसे बताते हैं? आप ऐसे बोल कर नहीं बताते कि है जॉइंट नी, जॉइंट नो, और जब मैं मूवमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं रेडी हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, 10 kgs, 20 kgs, 100 kgs, और आपके जॉइंट्स को ये बताया जाता है कि आगे आप इस तरीके का वेट मज़ीद उठाएंगे और भागेंगे, और आपके जॉइंट्स के पास ही मेमोरी सेव करवाई जाती है आपके जॉइंट्स के पास, कि इतना इतना वेट जो है वो आप बेयर कर सकते हो, और जब ऐसे कोई एक्टिविटी होगी तो फिर आपने जो है वो टीयर नहीं होना, या आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना, और इस तरीके से आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब लोग
हम जब ये बातें समझाते हैं किसी को कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो इस तरीके से ट्रेन होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें तो पहली दफ़ा एक्सरसाइज में दर्द हो गया था, तो वो दूसरे तीसरे दिन एक्सरसाइज करने नहीं आते। जबकि कहा ये जाता है, अगर कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को सुन रहा है तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे, कि जब आप पहले या दूसरे दिन एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पेन होता है, क्योंकि आपके मसल्स जब इतने स्ट्रेच और इतनी मेहनत करने के आदी नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि जब तक उनके पास ये डेटा सेव नहीं हो जाता कि अच्छा अब ऐसा रोज़ होगा, वो जब तक समझ नहीं जाते तब तक वो आपको पेन देते रहते हैं। उस पेन के ऊपर अगर आप वो मज़ीद एक्सरसाइज करते रहेंगे तो जब आपके ब्रेन पे के पास वो डेटा सेव हो जाएगा, तो जब नेक्स्ट टाइम आप ये एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, उल्टा आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने की तरफ चले जाएंगे। सेम यही चीज़ आपके जॉइंट्स के साथ होती है, और सेम यही चीज़ उन लोगों के साथ होती है जिन लोगों की अगर फॉर एग्जांपल बोन टूट गई है, क्रैक हो गई है, और हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपका ब्रेन ये याद रख सके कि वो क्या मूवमेंट पहले करता था, और आपके उस जॉइंट को, क्योंकि वो कमज़ोर है, तो वहाँ पर जो कैल्शियम की जो लेयर बननी है वो मज़ीद बेहतर तरीके से बन सके। चलिए इस बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लें। बहरहाल जॉइंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो आपके उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई इस मोमेंट में मुझे वो इतनी एनर्जी लगी थी और इतना पेन हुआ था, तो आपके ब्रेन जो है वो इस चीज़ को जो है वो अपने डेटा को सेव कर लेता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप सेम मूवमेंट करने लगते हैं, भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, वेट उठाने लगते हैं, तो आपका ब्रेन आपको आपके मसल रिसेप्टर्स को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है जितनी जो है वो उस मोमेंट के लिए चाहिए। अब आप सोचें कि आपने आज 5 किलो वेट उठाया था, कल आपने 10 किलो उठाया, अब जब आप दोबारा 5 किलो वेट उठाने के लिए आए हैं, तो जो आपकी बॉडी है आपको सिर्फ उतनी एनर्जी दे रही है जितना सिर्फ 2 kg वेट उठाने के लिए मतलब लगती है, तो फिर आपको कितना नुकसान होगा। अब आप जितना जितना वेट उठाते जाते हैं, आपके पास ब्रेन में डेटा उतना उतना सेव होता जाता है, तो जब आप कम वेट उठाएंगे तो आपकी बॉडी आपको उतनी एनर्जी देगी और उतने आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और जब आप ज़्यादा वेट उठाएंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी होगी। ऐसा नहीं कि यार 2 दिन का टाइम दे दो, आपके मसल्स कहें भाई 2 दिन का टाइम लगेगा मैं फिर ये वेट उठा सकती हूँ, नहीं, ऑन द स्पॉट आपकी बॉडी आपको उतनी एफर्ट्स लगाने के लिए एनर्जी दे रही होती है। Pattern of posture both static and dynamic are gradually built up by the integration of so many reflexes which together make up the postural reflex। तो ये बात जो मैंने अभी इतनी सारी बातें की उसमें सीधी सीधी यही बात थी जो मैंने की है कि जब आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो ये सारे के सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है और अपने अंदर सेव करती जाती है इस डेटा को कि मैंने किस वक्त कैसे करना है। अगर ये बैठने जाएंगे तो मतलब आप लोगों को याद भी नहीं होता होगा कभी कभी कि आपने कब हाथ उठा के अपने गाल के नीचे रख लिया लेटने से पहले, या हाथ अपने सर के पीछे ले गए, या टांग पे टांग रख लिया, कब पाँव हिला रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके छोटे से बड़े होने तक टिल 14 और 15 आपकी बॉडी जो है वो अडॉप्ट करके एक कोने में सेव कर देती है। जब ये चल कर आएँ तो आपने ऐसे करना है, और जब भी उठें तो आपने ऐसे करना है। बाज़ लड़कियों को कमर पे हाथ रखने की आदत होती है, तो वो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कब रख लिया, क्योंकि वो शुरू से पोस्चरल रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा होता है, तो वो चीज़ भी डेटा में सेव हो जाती है। और ये जब तक आप अपने ब्रेन को समझाएंगे नहीं कि आइंदा यहाँ हाथ नहीं रखना, ये आदत छोड़नी है, तब तक वो आदत नहीं जाती। तो पोस्चर एक ऐसी चीज़ है जो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है और आप बहुत सारे मसल जो हैं वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, और जब आप इस किस्म की मूवमेंट करने लगते हैं कोई भी, तो वो जो है वो फ़ौरन से अपनी इस पोजीशन में आ जाते हैं। गुड पोस्चर क्या होता है, मैंने अभी बात की थी, गुड पोस्चर बैड पोस्चर कुछ भी नहीं होता। ये वो बॉडी मूवमेंट है, आपने किसी पर्पज़ के लिए अपना बॉडी का शेप चेंज किया है। एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो पर्पज़ अटेन नहीं होता तो आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आपका पर्पज़ पूरा हो जाता है तो आपका पोस्चर सही है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप सीधा लेट रहे हैं सोने के लिए, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फ्लैट, हाथ भी सीधे, मुंह भी ऊपर, टांगे भी सीधी, अगर आप इस पोस्चर में नहीं सो पा रहे तो ये पोस्चर कितना भी अच्छा है आपके लिए बुरा है, क्योंकि आप सही फील नहीं कर रहे, क्योंकि आपने जिस नीयत से ये पोस्चर किया था आपका जो नीयत है वो पूरी नहीं हो सकी। इन द सेम वे अगर आप प्लैंक लगाते हैं, अगर आपको प्लैंक का पता हो, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेट है, अगर आप उस पोस्चर में प्लैंक नहीं लगा पाते तो वो पोस्चर सही नहीं है, और अगर आप लगा लेते हैं तो वो पोस्चर सही है। एक अच्छा पोस्चर वो होता है जो उस वक्त जो नीड है, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, आपके एफ़र्ट्स जो है वो कम लगें और आपका जो पोस्चर है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। इस बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने एक पोस्चर बनाया ऊपर से कोई चीज़ उतारने के लिए, ठीक है, आपने अपने टोज़ पे अपनी पूरी बॉडी का वेट दे दिया और अपने हाथ को ज़्यादा स्ट्रेच किया उस चीज़ को उठाने के लिए। वो पोस्चर सही था या नहीं वो तब डिसाइड होगा जब आप वो काम कर लेंगे, ठीक है। अ गुड पोस्चर इज़ सेड टू बी गुड व्हेन इट फुलफिल्स द पर्पस विच इट इज़ यूज्ड, ठीक है। दिस इज़ द थिंग।
तो अब हम जो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, हमारा खड़े होने का मकसद क्या है कि हम एक्टिव और अलर्ट पोजीशन में रहें। अगर मैं इतनी ढीली होकर खड़े हो जाऊँ, मेरे कंधे भी लटक रहे हैं, एक हिप की साइड ऊपर है, एक नीचे है, पाँव टेढ़ा है यूँ, और बिल्कुल मैं अपने दीवार से टेक लगा कर खड़ी हुई हूँ, मुझे कोई होश नहीं है मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बस मैं अपना सोच रही हूँ, तो ये तो गुड पोस्चर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अलर्ट ही नहीं हूँ। जब तक मुझे कोई हाथ हिलाएगा, वो हिला के बोलेगा नहीं कि हे लिसन क्या कर रही हो ये, और तो होश में नहीं हूँ मैं, तो तब तक तो वो पोस्चर किसी काम का ही नहीं है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो चाइना में जो है वो कॉलर्स के पास वो पिन लगाते हैं ताकि गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, और जैसे ही वो गर्दन हल्की से लटकाने की कोशिश करते हैं, गले में उनकी पिन चुभ जाती है। क्यों? उनका काम क्या है, वो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनका काम है अलर्ट रहना। अगर वो अलर्ट रहेंगे ही नहीं तो उनके बॉडी का और पोस्चर का और इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे लिए गुड पोस्चर बिल्कुल कमर सीधी, पूरी स्पाइनल वर्टिब्री बिल्कुल स्ट्रेट, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधे चलना, हमारे नीज़ का जो लेवल है, हमारे टोज़ का जो लेवल है वो बिल्कुल सही होना, ताकि हमारे पास जितनी नॉलेज हमारे एनवायरनमेंट में है हम उसको गेन कर सकें। तो हमारे लिए गुड पोस्चर वो है। डायनेमिक पोस्चर के अंदर बहुत सारी जो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं तो आपका जो पोस्चर विदाउट ऑब्स्टिकल जगह के लिए है, मतलब सीधे रोड के लिए आपका पोस्चर अलग होगा और ऑब्स्टिकल्स वाले के लिए अलग होगा। तो डायनेमिक पोस्चर्स के अंदर जो है वो हमें रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, चीफ फैक्टर्स क्या है, स्टेबल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, मेंटल पेशेंट का वॉक करने का स्टाइल, इधर उधर देखने का स्टाइल आपको पता होगा, स्ट्रेस्ड लोगों का आपको पता होगा अलग, वो जो एक अल्लामा इकबाल का स्टाइल था, जो सर के पास दो उंगली रख के सोचने का तरीका, और जो बड़े बड़े राइटर्स थे उनका, और जिस तरह सबसे बड़ी बात अरस्तु का, न्यूटन के जो हम पिक्चर्स जितनी भी हमें मिली हैं हम देखते हैं, तो इनके पोस्चर्स उनको देख के पता चलता है कि ये लोग सोचते बहुत हैं। जहाँ पे फिर आप माइकल जैक्सन का पोस्चर देख लें, सिंगर्स का पोस्चर देख लें, तो उनको देख के आपको पता चलता है कि हाँ ये इनका काम ये है तो इनका पोस्चर ऐसा है। तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस्ड हैं, रिलीव्ड हैं, कैसे हैं, तभी आप जो है स्टेबल पोस्चर जो है वो गुड पोस्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। गुड हाइजीनिक कंडीशंस, वेरी कॉमन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ नेचुरल फ्री मोमेंट्स, यानी आप किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि जहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए आपकी जो जनरल नॉर्मल मूवमेंट वो करने से। यानी आपका घर इतना बड़ा है, आप अच्छी जगह पर हैं, आप पार्क में हैं, आप कॉलेज में हैं, इस तरीके की बात। आपका इमोशंस, आपका अपने ऊपर कंट्रोल, आपकी खुशी, आपका गम, हर चीज़ जो है वो इस बात पर, आपके पोस्चर पर जो है असरअंदाज होती है। तो आप चलते हुए इंसान को, अब हम जब आप क्या कहते हैं कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो आप सिर्फ चलते हुए देखकर ही समझ जाएंगे लोगों को। पेशेंट चलता हुआ आएगा तो आपको 50% डायग्नोसिस हो जाएगी कि पेशेंट जो है वो किस जो है वो मर्ज़ के लिए आपके पास आ रहा है। अगर पेट में दर्द है, या जैसे अगर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उनका हाथ जो है वो दिल पे ही रखा हुआ होता है, जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है उनका हाथ कमर की तरफ जा रहा होता है, हल्के से मुड़े हुए आ रहे होते हैं, जिनको मेंटल इशू होता है वो कुछ सोचते हुए आ रहे होते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप लोगों को चलता हुआ आता देख कर ही समझ जाएंगे कि ये पेशेंट किस चीज़ के लिए मेरे पास आ रहा है। एंड आई बिलीव इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा अच्छे जो है वो डॉक्टर बनेंगे। पुअर पोस्चर क्या होता है? ये इनएफिशिएंट पोस्चर होता है। ये अपना जो पर्पज़ है वो पूरा कर ही नहीं पाता। ये जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो काम हो ही नहीं पाता। इसमें एफ़र्ट ज़्यादा लगते हैं और आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी स्ट्रेच, हम बॉडी स्ट्रेच करवाने के लिए जो हम कहते हैं कि अपने हाथों को अपने टोज़ तक लगाइए, आप बिल्कुल ऊपर से लेकर आइए, हाथ अपने टोज़ तक लगाइए। ये हमारा कहने का मकसद क्यों होता है कि पोस्चर अच्छा हो जाए, पेशेंट का स्पाइन सीधी हो जाए और मसल्स जो हैं वो सारे स्ट्रेच हो जाएं। अब हाथ तो एक तो टोज़ तक नहीं पहुंच पा रहा, दूसरा नीज़ भी बेंट हो रही हैं और पेशेंट जो है वो अपने आप को नीज़ को जो है वो अपने फिंगर्स को टोज़ से लगाने के चक्कर में गिर गया। तो ये एक तो पुअर पोस्चर इसलिए भी हुआ कि वो मेंटेन नहीं कर सका, और दूसरा इसलिए कि मसल्स जो है प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो सके। पुअर पोस्चर सिर्फ इतना सा कर लें, इतना से याद रख लें कि पुअर पोस्चर वो है जो अपना जिस पर्पज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है उस पर्पज़ को पूरा ना कर सके, तो ये पुअर पोस्चर कहलाता है। और ये क्यों होता है? फॉल्टी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट्स की वजह से।
हम हमारी हर एक की बॉडी को अलाइनमेंट की बहुत जो वो सख्त किस्म की ज़रूरत है। जो सडन थ्रस्ट की जो मूवमेंट्स होती है ना, जिसे हम कड़क कड़क कड़ाके निकल रहे होते हैं, हमारे पूरी बॉडी को, आपकी या मेरी, जितने भी लोग आपकी नज़रों से इस वक्त इसको वीडियो को सुनते हुए वैसे गुजरते हैं, हर एक को ज़रूरत है। क्योंकि हम सब ने अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को नॉर्मल और इजी बनाने के लिए ऐसे ऐसे पोस्चर अडॉप्ट कर लिए हैं कि हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट नेचुरली थी वो नहीं रही है और अब वो ख़राब हो चुकी है। और इसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ जो हमें नेचुरली हम कर सकते थे, वो पोस्चर जो हम नेचुरली अडॉप्ट कर सकते थे, वो हम अब जो है वो नहीं कर पा रहे। डायनेमिक पोस्चर के क्या पर्पसेस होते हैं? द पर्पस ऑफ डायनेमिक पोस्चर इज़ टू सर्व एज एन एफिशिएंट एंड एडेप्टेबल बैकग्राउंड टू मूवमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को जो है वो अपने जिस्म को एक मखसूस किस्म की पोजीशन में लेकर आने को हम कहते हैं डायनेमिक पोस्चर। और अगर वो मूवमेंट ही ना हो सके तो वो पोस्चर भी फिर आपका क्या कहलाएगा कि ये पुअर पोस्चर है। फैक्टर्स विच प्रीडिस्पोज टू पुअर पोस्चर। द कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर आर ओपन ऑब्सक्योर एंड इवन इफ़ दे आर नोन आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अच्छा, कुछ पुअर पोस्चर के रीजंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको पता भी चल जाए तो भी आप उनका जो पोस्चर ठीक नहीं करवा सकते। यानी कि मेंटल एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशंस। कुछ लोग रिबेलियस होते हैं ना, आप कितना अच्छा उनको ट्रीट करें। हमारे सामने कुछ टीचर्स हमारे मतलब जब ट्रीट कर रहे होते हैं एग्जांपल्स के लिए हमें हमारे सामने, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब हम उनको कहते हैं ना कि वाओ आपने तो बहुत अच्छे एफर्ट्स किए और आप माशाल्लाह और करें, देखें सबसे अच्छा तो ये करें। हमारा मतलब ये तरीका होता है कि हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि ये समझा रहे होते हैं कि वो अच्छा करें, उन्हें अच्छा फ़ील करवाना चाह रहे होते हैं। हमें उन पेशेंट को बता रहे होते हैं कि जो आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, हम उनको अच्छा फ़ील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो वो हमें बहुत आगे से रूडली रिस्पॉन्ड करते हैं कि मतलब आपने तो ऐसा बोलना ही है ना, आपका तो ये काम है, आपको क्या पता मुझे इतना पेन हो रहा है। तो अगर किसी का मेंटल एटीट्यूड ऐसा है या वो किसी इस तरीके के गरीब इलाके से हैं या घर का उनका माहौल ऐसा है जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को आप कुछ भी कर लें, आप उनका पोस्चर जो वो ठीक नहीं करवा सकते। क्योंकि वो मेंटली तौर पे उनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो रिबेलियस है, वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाह रहे, वो बस किसी के कहने पे आपके पास आ गए। या फिर ये भी बात जो है वो पॉसिबिलिटी है कि उनका जो डाइट है वो इस काबिल नहीं है, या वो इतने वीक हैं कि आपकी जो बात जो आप कह रहे हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और वो अपनी एफिशिएंट मतलब इतनी एफिशिएंसी से उनके मसल्स जो हैं वो आपकी बॉडी आपके जो कमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं कर पा रहे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की सर्जरी हुई है, किसी का बहुत गहरा कट है, किसी को मस्कुलर वीकनेस है, या किसी का कारोबार ही ऐसा है कि उनका पोस्चर जो है वो कुछ भी कर लें ठीक नहीं हो पाता। वो लोग जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो रोड्स पर झाड़ू लगाते हैं झुककर, तो ऐसे पेशेंट्स वो होते हैं, अगर हम इनको कितना भी कोशिश कर लें कि इनका पोस्चर ठीक हो जाए, पर क्योंकि इनका काम ही ये है पूरे दिन 5-5 6-6 घंटे झाड़ू लगाने का, कमर झुक जाती है उनकी, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं कि उनका पोस्चर ठीक ही नहीं हो पाता। तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्टी पोस्चर है, यानी गलत जो है वो पोस्चर है। अब गुड पोस्चर के बारे में लोगों का ये आइडिया है कि हम ज़्यादा एफ़र्ट लगाए बगैर, मतलब गुड पोस्चर के बारे में अगर किसी को आदत हो जाए तो वो ज़्यादा एफ़र्ट लगाए बगैर भी इस पोस्चर को अटेन कर सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको इस फॉल्टी आइडिया के बारे में बोलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक आध मतलब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि इस तरीके की चीज़ें पूछ कर कहते हैं कि देखें इनको फुल मार्क्स देने या नहीं। तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि अगर वो आपसे पूछें कि क्या बग़ैर एफ़र्ट लगाए भी हम अच्छा पोस्चर अटेन कर सकते हैं अगर हमें आदत हो जाए, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी जो है इस वक्त चाइना है। और अगर ये बात हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि जी बग़ैर एफ़र्ट लगाए भी अगर आदत हो जाए तो एक अच्छा पोस्चर अटेन किया जा सकता है, तो वो क्यों अपनी आर्मी की कॉलर्स में पिन लगाएंगे कि उनकी गर्दन जो है वो सीधी रहे? क्या उनको ये बात नहीं पता कि अच्छा पोस्चर जो है वो आदत अगर हो जाए तो आप इरेक्ट पोस्चर जो है अटेन कर सकते हैं? इंसान हमेशा आसानियाँ ढूंढता है, वो अपने पोस्चर में भी आसानियाँ ढूंढता है। उसको अपनी सीट पे अगर बैक नहीं मिलेगी तो वो ऐसी सीट पे बैठेगा ही नहीं जहाँ वो टेक ना लगा सके। वो ऐसी चेयर पे बैठना पसंद नहीं करेगा जहाँ नीचे पाँव रखने की जगह ना हो। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी आसानियाँ ढूंढते हैं, और इसी वजह से वो पोस्चर जो हमें एक्टिव और अलर्ट रखते हैं हम उनको
अज्यूम करने में जो है वो नाकाम हो जाते हैं। अब री एजुकेशन क्या होगी, वही जो चीज़ें मतलब हम हाइजीनिक कंडीशंस में रहने का कहेंगे, हम पेशेंट के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, उनका जो मेंटल एटीट्यूड है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनको सेटिस्फैक्ट्री कमांड्स देंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर वो किसी रीज़न की वजह से अपना पोस्चर ठीक नहीं कर पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो है वो उनसे कहेंगे अगर आप 100% ठीक नहीं हो सकते तो आप 20 या 30% तो चेंजेस लेकर आएँ। क्योंकि देखें, एक मुसलसल ख़राब पोस्चर आपकी पूरी बॉडी जो है वो मसल्स के एक स्केलेटन के केज के अंदर है। अगर आपका मसल अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो आपका ऑर्गन अलाइनमेंट भी ठीक नहीं होगा, ऑर्गन अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो आपके मसल, आपकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होंगे। तो थोड़े बहुत चेंजेस तो आप उनको देंगे ज़रूर, चाहे वो हैबिचुअल पोजीशन जो ख़राब हो बहुत लंबे अरसे से या किसी डिज़ीज़ की वजह से या जैसे भी। अगर वो आपके पास आ गए हैं पेशेंट तो आपने उनको उनके अकॉर्डिंग जो है ट्रीट करना है। हमने पढ़ा था कि हम अगर आप उसको मोबिलाइज़ नहीं कर सकते तो हम उनको फिर रिलैक्स करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखें, वो जो वही एग्जांपल के वो जो लोग झुककर झाड़ू दे रहे हैं, उनकी कमर झुक रही है, अगर वो लोग बिल्कुल सीधा लेट जाएं और रिलैक्स करें तो क्या उनके पोस्चर में चेंज नहीं आएगा, या उनकी बॉडी जो वो पहले से बेहतर महसूस नहीं करेगी, या जब वो खड़े होंगे तो वो कोशिश नहीं करेंगे कि वो सीधे खड़े हों। तो ये सब चीज़ें एक एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से अपने पेशेंट को जो है वो लेकर चलते हैं। तो रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बात कर ली थी कि वो जो एक्टिव पोस्चर का जो अपोजिट है वो होगा रिलैक्सेशन। एक्टिव पोस्चर में भी जो हमने दो पढ़े था, स्टैटिक और डायनामिक, तो स्टैटिक और डायनामिक दोनों का ऑपोजिट होगा रिलैक्सेशन। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपके मसल्स इरेक्ट हो रहे होते हैं, एक्टिव मूवमेंट में होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के थ्रू पैगाम जा रहे होते हैं, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। रिलैक्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी बॉडी कोई जो है वो एफ़र्ट नहीं लगाती और आप रिलैक्स होकर जो है वो लेटे होते हैं और अपनी मसल्स को, अपनी बॉडी को सुकून देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हर किस्म की जो मेहनत है उससे अपने आप को बचा रहे होते हैं। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, आप किस तरीके से भी लेटना चाहें, जिस भी मसल को या जिस भी बॉडी स्पेशल पार्ट को अगर आप लोकलाइज, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्म ज़्यादा मूव करता है डंबल्स की वजह से, डंबल्स यूज़ करते हैं आप, या आप जो है वो ट्रैफिक पुलिस में है तो आप अपने हाथ को रिलैक्स करने की मूवमेंट कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको पूरी बॉडी की रिलैक्सेशन चाहिए तो आप पूरे सीधे लेट सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम बाकी की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो आपका जो यहाँ पर है वो पोस्चर के रिगार्डिंग आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेरी हो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं इंस्टा पेज का लिंक जो है मैं इसमें वीडियो में दे रही हूँ। तो कोई भी किसी भी किस्म कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे बता दीजिएगा। पेल्विक टिल्ट जो है वो हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो बस ये पोस्चर की वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, इसके बाद हम वॉकिंग एड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।